ऑलराइट गाइस, एज प्रॉमिस्ड मैं ये खास पेशकश लेके आने वाली थी आपके पास, जहां पर हम बात करने वाले हैं सेबी सर्कुलर के बाद उनकी क्लैरिफिकेशन की, और उसके बाद आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए अब मल्टी कैप फंड्स में। क्या आपको इनसे निकल जाना चाहिए या आपको इनमें निवेश करते रहना चाहिए? किस तरह से एएमसीज अब जो है वो ऐड कर सकती हैं? क्या स्कीम्स को मर्ज करेंगी या स्कीम्स को बंद कर देंगी? स्मॉल कैप, लार्ज कैप, कहाँ ज्यादा खरीदारी होगी? ये तमाम जो भी सवाल हैं आपके, उन सबके सवालों के जवाब लेकर मैं हाजिर हूँ। और मेरे साथ चर्चा में शामिल है हमारे खास मेहमान। मेरे साथ है अर्नब पंड्या और साथ ही हेमंत उस्तेगी जी, जो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के नाम भी फ्लैश हो जाए, थोड़ा सा इंटरनेट हैंग है तो प्रोसेस स्लो है। अर्नब पंड्या, जैसे कि हम सब जानते हैं, लगातार आपको बारीकी से निवेश के हर पहलू पर गाइड करते हैं, चाहे वो टैक्सिंग का कोई मामला हो या आपके पोर्टफोलियो की बात हो। और हेमंत उस्तेगी जी भी हमेशा हर शो में लगातार हमारे साथ बने हुए रहते हैं। योर मनी पे आप हमेशा इन्हें देखते हैं, जो आपकी बारीकियों की और आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। आपके पोर्टफोलियो मिक्स पर दोनों ही हमारे आज के एक्सपर्ट्स जो हैं हमेशा से आपको सलाह देते आए हैं। लेकिन आज का जो मुद्दा है अर्नब जी, साफ तौर से मैं बात करने वाली हूँ मल्टी कैप फंड से ही हम शुरुआत करेंगे। सेबी फ्राइडे तक हम सबको ये लग रहा था कि मल्टी कैप फंड्स में अब जो है मोटे तौर पर एएमसीज को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हम स्मॉल कैप्स में ज्यादा रैली आते हुए देखेंगे। शनिवार और खासतौर से रविवार शाम तक आते आते अर्नब जी ये पूरा मामला पलटता हुआ हमें दिखाई दिया, जहां पर सेबी ने क्लैरिफाई किया है कि आपको ट्रू टू लेबल रहना है। यानी आपकी जो मल्टी कैप स्कीम है उसमें आपको लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप बराबर अमाउंट में, मात्रा में आपको एसेट एलोकेशन उसका रखना है। निवेशक के लिए ये आप कैसे देखते हैं इस खबर को? देखिए, हमें ये देखना चाहिए कि ये जो खबर है उसकी इम्प्लीकेशन नॉट ओनली म्यूचुअल फंड निवेशक पर ओवरऑल इक्विटी इन्वेस्टर्स पे क्या होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जिस प्रकार से जो मल्टी कैप फंड है उसमें 25% मिनिमम स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में रखना है। अगर एग्जिस्टिंग अगर आप सिर्फ कॉर्पस को देखें तो इसका मतलब ये होता है कि आपको काफी सारे मूवमेंट देखने को मिलेंगे लार्ज कैप से खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप। लेकिन इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पहले तो आपके पास यानी कि फंड हाउसेस के पास 5-6 महीने है। दूसरी बात ये है कि जरूरी नहीं है कि जो आज का कॉर्पस है उसी पर म्यूचुअल फंड्स को रीबैलेंस करना है, क्योंकि इसमें आउटफ्लोज भी हो सकते हैं और ये स्कीम्स के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स भी बदल सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स जो है वो अनेक प्रकार के ऑप्शंस को देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसे टैकल किया जाए। क्योंकि देखिए, एक बात सिंपल है कि निवेशक के लिए क्या अच्छा है ये उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे आधारित है। अगर आपने ये एक मल्टी कैप फंड चूज किया है, उसे उसका पोर्टफोलियो देख के उसको अपने पोर्टफोलियो में एक रोल दिया है, तो वो इसलिए दिया है क्योंकि वो एक आपका एक गोल फुलफिल करता है। अगर कल की तारीख में ये पूरा उसका एक्सपोजर बदल जाता है तो एज एन इन्वेस्टर ये आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो आपको उसे फिर देख के रीवैल्यूएट करके अपना नेक्स्ट स्टेप लेना है। लेकिन अब म्यूचुअल फंड्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो पहले दिन सोचा गया था कि इतना सारा फ्लोज होगा लार्ज कैप से स्मॉल कैप और मिड कैप में, वो होने वाला नहीं है। थोड़ा फ्लोज जरूर होगा, वो जरूर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो बड़ा फ्लो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब म्यूचुअल फंड्स आगे जाते हुए किस तरह एक्शन लेते हैं, क्योंकि उनके पास काफी सारे ऑप्शन है। फंड्स को मर्ज कर दे या फंड्स को एक अलग कैटेगरी में डाल दे, अगर नई कैटेगरी आती है तो, या फंड बंद कर दे, या वो प्रोएक्टिवली इन्वेस्टर्स को कि आप कोई दूसरे स्कीम में शिफ्ट हो जाओ। ये सब सारे ऑप्शंस हैं। और कल का जो सेबी का क्लैरिफिकेशन है वो आपको इसी को ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए कि सेबी ने भी ये सब ऑप्शंस को वर्चुअली वैलिड तय कर दिए है, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा पैसा शिफ्ट करना है, आप ये दूसरे ऑप्शंस भी देख सकते हैं। बिल्कुल।
हेमंत जी, अब मेरा सवाल यहाँ पर बाजार की एक्सपेक्टेशंस को लेकर है थोड़ा सा। जैसे कि हम सब उम्मीद कर रहे थे कि बाजार में आज हमें वैल्यू दिखाई देगी, वो तो कुछ खास दिखाई नहीं दी। हालांकि जो ब्रॉडर इंडाइसेस है वहां पर तेजी आई है। स्मॉल कैप लगभग हमने 4% के थोड़ा सा ऊपर बंद होते हुए देखा है। लेकिन अब मुझे ये समझना है, अर्णव जी ने वैसे काफी बारीकी से समझाया तो है, लेकिन एक निवेशक के लिहाज से अगर जिसको इसी तरह के मल्टी कैप फंड में रहना है, उनके लिए क्या एडवाइजेबल होगा? सेबी की क्लैरिफिकेशन के बाद भी कितना मेरे लिए ये वो खतरनाक हो सकता है, कितना घाटे वाला या मुनाफे वाला सौदा हो सकता है, ये बताएं। मुझे लगता है ये इसको हमें ऐसे देखना है कि घाटे वाला सौदा है या फायदे का सौदा है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इक्विटी फंड में सेबी ने जब लास्ट टाइम 2017 में कैटेगराइज किया था, तो करीब 10 कैटेगरी ऑफ फंड्स हैं इक्विटी के अंदर। उसमें से एक कैटेगरी है मल्टी कैप। तो जैसा पहले कहा गया था उस समय पे, मल्टी कैप में कुछ क्लियर डिवीजन नहीं था कि कितना पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल में है। कहीं ना कहीं वो फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी कि, और ये कहा गया था कि 65% पैसा आप इक्विटी में लगाइए और बाकी आपके पास पूरी फ्रीडम है। अगर आप फंड की कंपोजिशन को देखें, करीब 21 फंड है मार्केट में मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर जो आते हैं। उसमें से अगर मैं देखूं, अगर मैं उसको थोड़ा सा और एनालाइज करने की कोशिश करूं, तो 10 फंड ऐसे हैं जहां पे 70 to 80% पैसा जो है लार्ज कैप में है। 2 फंड ऐसे हैं जहां 80 to 90% है, और उसके आगे भी 90% के ऊपर भी एक फंड है जहां पे एलोकेशन है। अगर एज एन इन्वेस्टर आप बहुत क्लियर हो कि मुझे तीनों सेगमेंट में, जैसे हम हमेशा कहते हैं, अगर आप शुरुआत करते हो तो आपका जो एक्सपोजर है वो तीनों सेगमेंट में होना चाहिए, लेकिन बायस जो है थोड़ा वो लार्ज कैप पे होना चाहिए, क्योंकि पहले आपको इक्विटी को समझना है, उसकी वॉलेटिलिटी को समझना है, फिर आपको करना है। तो अगर आप किसी मल्टी कैप फंड में आते हो तो जाहिर सी बात है तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलना चाहिए। तो पहली बात तो मैं कहूंगा कि जो सेबी का जो डिसीजन है वहां पे ये लिमिट लगाने का, सब लिमिट लगाने का, वो मुझे लगता है बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों सेगमेंट मल्टी कैप में होने ही चाहिए। लेकिन इशू, और दूसरा इशू एक और है, जैसे हम बात करते हैं कि क्या ये हमारे पोर्टफोलियो को एग्रेसिव बना देगा, उसके लिए दो एस्पेक्ट है। पहली बात, मुझे लगता है कि आपको स्मॉल कैप देना है तो उसकी परसेंटेज थोड़ी कम होनी चाहिए। मुझे लगता है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो 25% स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं ना पैसे की मूवमेंट की, लार्ज कैप से मिड और स्मॉल में, पूरे जो स्मॉल कैप फंड्स का कॉर्पस है करीब 47,000 है, और अगर इसको पूरा इंप्लीमेंट करना तो करीब 27 से 28,000 करोड़ जो है वो स्मॉल कैप में मूव होगा। तो जाहिर सी बात है कि उस सेगमेंट में उतनी लिक्विडिटी, उतनी डेप्थ नहीं है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर अगर मैंने आपको ये मैंडेट दिया है कि मुझे मल्टी कैप पोर्टफोलियो दीजिए, तो आई थिंक मुझे तीनों सेगमेंट मिलने चाहिए। पहली बात तो मुझे लगता है कि ये 25% थोड़ा ज्यादा है। दूसरी बात, अगर मेरे पास बाकी फंड जो है मेरे पोर्टफोलियो में वो लार्ज कैप फंड है, मैंने स्मॉल कैप, मिड कैप में कुछ अगर डाला नहीं है, और मल्टी कैप का जो प्रोपोर्शन है मेरा बहुत ज्यादा नहीं है, तो 25% होने से भी ऐसा नहीं कि मेरा पूरा रिस्क प्रोफाइल चेंज हो जाता है। तो आई थिंक ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पे, किस तरह का पोर्टफोलियो आपने बनाया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हर इन्वेस्टर को ये समझना है इस चीज को। एक तो मुझे लगता है कि शायद से भी इसमें फिर से कुछ चेंजेस करेगी, क्योंकि इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन जाएगा, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज की बात की जाएगी। संडे हमको जो सर्कुलर आया उसमें ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दे दी गई है। इन्वेस्टर को एक चीज समझना है कविता यहाँ पे, कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 4 से 5 महीने का समय है, उसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे इन्वेस्टर्स को आज पैनिक करना है कि मेरे पोर्टफोलियो का क्या होगा, क्या कल सुबह उठ के सारे फंड मैनेजर लार्ज कैप को बेच देंगे और मिड कैप, स्मॉल कैप खरीदेंगे। बहुत समय, 4 से 5 महीने का समय काफी होता है। देखिए, लार्ज कैप को बेचने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मिड कैप में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल कैप को खरीदने की प्रॉब्लम है। और जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है कि उस पर शायद रिव्यू हो सकता है, शायद हम देखें कि वो परसेंटेज में थोड़ा ट्वीक किया जाए, उसको कम किया जाए। ऑलराइट, यहाँ पर एक्चुअली फेसबुक पर लाइव जाने में कुछ दिक्कत आ रही है स्ट्रीम यार्ड की तरफ से। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसका समाधान निकाला जाए, लेकिन कुछ दर्शक जो कि ट्विटर पर देख रहे हैं और यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनके सवाल हम लेते हैं। ये देखिए, वैभव शेठ का सवाल ये है कि मार्केट इज हाई एंड हाई विदाउट कंसीडरिंग द फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी। इन फंड्स को किस तरह से, इन पर हमें निर्भर रहना चाहिए? किस तरह के फंड्स की बात कर रहे हैं पता नहीं, क्योंकि हम केवल मल्टी कैप की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर अर्णव जी मैं मल्टी कैप सिनारियो को कंसिडर ही करना चाहूँ, बहुत कुछ हो रहा है। देखिए, मार्केट की चार्ट पे भी अगर थोड़ी सी हम बात कर ही लें इस वक्त, आज हमने देखा ग्लोबल ट्रिगर्स में थोड़ा सा वैक्सीन को लेकर ऑप्टिमिज्म आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आगे जो बाजार के लिए ट्रिगर्स है वो कुछ खास अहम
या बढ़त दिखाने वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। मार्केट हालांकि लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमी से पहले रिकवर होता हुआ जरूर दिखाई देगा, लेकिन फंडामेंटली तो देखें तो अभी भी हम कमजोर ही हैं। अर्नब जी, देखिए, आपको इस बाजार को दो नजरिए से देखना होगा। एक है कि ग्लोबल इम्पैक्ट क्या आता है, क्योंकि ये एक बड़ा रोल प्ले करेगा। अब ग्लोबल इम्पैक्ट में अगर आप देखें तो एक तरफ है पूरा कोविड का सिचुएशन, क्योंकि देखिए कोई भी कोविड का सॉल्यूशन यानी कि वैक्सीन आता है या कुछ अच्छी ट्रीटमेंट के नए न्यूज आते हैं तो उससे एक ऑप्टिमिज्म आता है बाजार में। और ये तो आपको पता ही नहीं है कि कब कौन से दिन क्या बदल जाएगा, क्या नया न्यूज आएगा। क्योंकि देखिए 3-4 दिन पहले आपने सुना कि वो एस्ट्राजेनेका ने सडनली ट्रायल्स रुका दिए थे क्योंकि कई पेशेंट इल हो गए थे। अब कल उन्होंने वापस शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार के चीज तो होती रहेगी, लेकिन उसके साथ आपको ये भी देखना है कि ये जो पूरा सेकंड वेव है जिसे ये वेस्टर्न कंट्रीज में, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। क्योंकि कल देखिए इजराइल ने वापस एक बार फिर से अपना पूरा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इंप्लीमेंट कर दिया। उसके अलावा फ्रांस के कल रिकॉर्ड केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए इजराइल ने वापस एक बार फिर से किस तरह पूरा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इंप्लीमेंट कर दिया। उसके अलावा फ्रांस के कल रिकॉर्ड केसेस, तो इस प्रकार से वो किस तरह टैकल करते हैं वो एक चीज है। दूसरी बात ये है कि यूएस इलेक्शंस को पर आप ध्यान रखना चाहिए। वहां पर भी सिचुएशन काफी वॉलेटाइल है, क्योंकि जो एक क्लियर रेस है वैसा कुछ नहीं है। काफी सारे स्टेट्स में क्लोज फाइट है और ये भी तय कर सकता है कि अल्टीमेट विनर क्या है। तो एक वो है। दूसरा है फंडामेंटल फैक्टर्स, और जिसमें भारतीय फैक्टर्स का भी समावेश होता है कि जिसमें अगर आपकी इकोनॉमी आज ऑप्टिमिज्म है कि इकोनॉमी आगे जाके रिकवर होगी। अब कैसी रिकवरी आएगी, कब रिकवरी आएगी, इस पे निर्भर करेगा। और अगर रिकवरी नहीं आती है तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि वैल्यूएशंस पर इसका असर होगा। तो हमें सिर्फ आज की तारीख की सिचुएशन नहीं देखनी है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि इतने सारे मूविंग पार्ट्स हैं और इसका कोई भी प्रेडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है, खास करके इस प्रकार के माहौल में जहां रोज आपको ऐसा लगेगा कि सिचुएशन बदल गई है। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए अगर आपके पास एक अच्छा फंड है तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक सही ऑप्शन होगा। क्योंकि देखिए इन्वेस्टर्स को टाइमिंग करने की तकलीफ लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें तो कभी वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो उनको इन्वेस्ट करना है, रेगुलरली इन्वेस्ट करना है। कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है कि एक म्यूचुअल फंड के द्वारा वो कर सकते हैं, ताकि रोज का टेंशन उन्हें ना हो। तो इस प्रकार के जो फंड्स है जो दूसरे अलग अलग मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं, वही उनके लिए एक अच्छा माध्यम बन सकता है। तो आपको ये मल्टी कैप फंड्स है या दूसरे फंड्स है, उसको उस नजरिए से भी देखना चाहिए। ऑलराइट, तो क्लियरली बात यहाँ पर यही समझ में आ रही है कि अगर आप मल्टी कैप में निवेशित हैं तो फिलहाल तो आप निवेश करते रहें। अपने अपनी फंड हाउसेस और एएमसीज का जो एक्शन है उस पर आपको थोड़ा सा गौर फरमाना होगा। लेकिन हेमंत जी, मेरे पास मल्टी कैप फंड तो है, मैं उसमें एसआईपी भी कर रही हूँ, लेकिन क्या नया निवेश करने की आप सलाह देंगे या आपको लगता है कि आप उसके बजाय अलग से एक लार्ज कैप स्कीम ले लीजिए, अलग से मिड कैप स्कीम ले लीजिए, या किसी फोकस तरह के फंड में चले जाइए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बिकॉज सेबी ने ये कोशिश की इसको चेंज करने की, पहली बात तो ये फाइनल नहीं है, तो मैं जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लूं। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपका एलोकेशन मल्टी कैप में है कितना। अगर आप मान लीजिए शुरुआती इन्वेस्टर है और आपका पूरा पैसा जो है मल्टी कैप में लगा, ये सोच के कि ये इससे आपको तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलेगा, तो आप तो चाहते थे कि तीनों सेगमेंट आपको मिले। जैसा मैंने कहा, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये 25% स्मॉल कैप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से वो थोड़ा ज्यादा है। दूसरी बात, एज एन इन्वेस्टर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे पास लार्ज कैप फंड है, अगर मैं चाहता हूं कि, और इनफैक्ट लार्ज कैप फंड में भी अगर आप देखें, कुछ लार्ज कैप ऐसे भी हैं जिनमें 10 से 15% मिड कैप है, क्योंकि वहां पे 80% पैसा जो है लार्ज कैप में लगाना होता है, बाकी जो है फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो एक ऑप्शन है। दूसरा, जैसे आपने बात की फोकस फंड, जिस तरह की बाजार है और पिछले 1-1.5 साल में दिख भी रहा है हमको, स्टॉक मार्केट जो है काफी स्टॉक स्पेसिफिक हो चुका है। यस, कुछ सेक्टर्स ने ओवरऑल अच्छा किया, लेकिन अदरवाइज स्ट्रेटेजी जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक होती है, वो आपको एक फोकस फंड में मिलती है। और फोकस फंड में अभी भी ऐसी कोई लिमिट नहीं है, अभी भी वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास। और अगर आप देखें जितने भी फोकस फंड के जो पोर्टफोलियोज है वो काफी हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो है, उसमें बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं,
तो आपके पास एज एन इन्वेस्टर बहुत सारे ऑप्शन है। मेरा ये बोलना है कि थोड़ा इसमें क्लैरिटी आने दीजिए। दूसरी बात आप ये देखिए कि आपका एक्सपोजर अगर ये 25% पे भी जाता है तो स्मॉल कैप में कितना हो रहा है। मान लीजिए आपका 5 लाख का पोर्टफोलियो है और उसमें बाकी सारा पैसा आपने इंडेक्स फंड या लार्ज कैप या इस तरह के फंड में लगाया है, और इसमें अगर आपने 1 या 1.5 लाख भी लगाया है तो कितना हुआ, 25,000 रुपए आपके स्मॉल कैप में जा रहे हैं। तो ओवरऑल मेरे पोर्टफोलियो में तो अभी 5% है। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पोर्टफोलियो में कितना एक्सपोजर इम्पैक्ट आता है वो देखिए, बजाय इसके कि फंड में कितना। फंड तो सही है क्योंकि उनको सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। एज एन इन्वेस्टर आपको ये थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है कि अगर ये बदलाव होता भी है, 25% पे अगर जाता भी है, तो मेरे पोर्टफोलियो में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपके पास अगर कोई मिड कैप स्मॉल कैप फंड नहीं है, जैसा मैंने कहा आप ऐसे फंड्स में है जहाँ पे लार्ज कैप ओरिएंटेड है या फोकस फंड में है, तो फिर आपके पोर्टफोलियो में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते कविता कि लॉन्ग टर्म में ये जो सेगमेंट है इसके पास पोटेंशियल है बाकी दोनों सेगमेंट से अच्छा परफॉर्म करने के लिए। हम क्यों उसमें बोलते हैं हमेशा रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोजर, क्योंकि ये वॉलेटाइल होता है और हर इन्वेस्टर उस तरह की वॉलेटिलिटी को नहीं झेल पाता। इसीलिए कहीं ना कहीं वो एक लिमिट होनी चाहिए कितना एक्सपोजर मैं करूँ। तो आई थिंक एज एन इन्वेस्टर आप अपने पोर्टफोलियो को देखिए, थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, देखिए कि अगर ये बदलाव होता भी है तो मेरे पोर्टफोलियो पे कितना असर पड़ेगा, बजाय इसके कि हम ये घबरा जाए कि भाई अब तो पूरा बदलाव चेंज हो गया यूनिवर्स में मल्टी कैप फंड्स के, तो मुझे बदलना है। आई थिंक वो थोड़ी जल्दबाजी। चलिए, फेसबुक का मैटर तो सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन जो सवाल आए हैं वो लेते हैं। राहुल का सवाल दिखाई दे रहा है और पूछ रहे हैं कि पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में क्या अब ये बने रहें? बिल्कुल बने रहना चाहिए। क्या कहेंगे अर्नब जी? हालांकि हम जानते हैं कि ये एक फंड है जहां पर आपको अच्छा खासा अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर भी दिया जा रहा है। जब तक एएमसी की तरफ से कोई खास क्लैरिटी नहीं आ जाती, तब तक राहुल को आप क्या सलाह देंगे? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए, पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो आज की तारीख में एक मल्टी कैप सेगमेंट में आता है, उसकी खासियत यही है कि अपार्ट फ्रॉम मल्टी कैप इन इंडिया, उनका जो फॉरेन एक्सपोजर है वो काफी सिग्निफिकेंट है, तो उसका भी एक ज्यादा असर उसके रिटर्न पे पड़ता है। तो अगर इन्होंने ये बराबर समझ कर लिया हुआ है कि इस प्रकार का एक्सपोजर है जो उनके लिए सही है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ ये सेबी के चेंज से ये फंड पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आगे जाते हुए फंड भी अपना एक्शन लेंगे, क्योंकि उनके पास काफी सारे ऑप्शंस है। वो अपना कैटेगरी भी बदल सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनको अपना पोर्टफोलियो ही बदलना है, तो वो कैटेगरी भी बदल सकते हैं और उसे कहीं और स्लॉट कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से आज की तारीख में भी ये फंड का अगर आप पोर्टफोलियो देखें, उनके टॉप होल्डिंग्स देखें, उनका जो स्टाइल है मैनेजमेंट का वो देखें, वो कंसिस्टेंट रहा है और काफी अच्छा रहा है, तो मेरे हिसाब से इनको कंटिन्यू करना चाहिए। चलिए, आपको कंटिन्यू करने की ही सलाह यहाँ पे दी जा रही है, लेकिन क्योंकि हम आगे चलकर जो बदलाव हो सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं, लार्ज और लार्ज मिड कैप इस तरह की कैटेगरी अब कितनी ज्यादा मशहूर होती हुई दिखाई दे रही है हेमंत जी आपको? देखिए, लार्ज एंड मिड कैप अगेन एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जहाँ पे अगर हम उस कैटेगरी की बात कर रहे हैं, एज ए कॉम्बिनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें रूल ये है कि 35% जो है वो लार्ज कैप और 35% जो है वो मिड कैप में होना चाहिए, और बाकी 30% पे जो है फंड मैनेजर के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरा तरीका ऑफ कोर्स ये है कि लार्ज एंड मिड में आप या तो लार्ज कैप में जाएं और कुछ हिस्सा जो है मिड कैप में रखें, बट ऑफ कोर्स एज ए कंबाइंड एंटिटी में जब आप पैसा डालते हैं तो आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि आपको उसमें बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो कैटेगरी अगर आप देखें तो वो एक इमर्जिंग कैटेगरी, उसमें बहुत ज्यादा बड़े फंड नहीं है, क्योंकि अगेन ज्यादातर इन्वेस्टर या तो वो अलग से मिड कैप स्मॉल कैप में चले जाते हैं या फिर मल्टी कैप में आ जाते हैं, जहाँ पे कुछ एक्सपोजर जो है उनको दोनों सेगमेंट में मिल जाता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, और आई थिंक जैसा अर्नब ने भी कहा अभी यहाँ पे, अभी जैसा मैंने कहा पूरी क्लैरिटी नहीं है अभी। दूसरी बात, फंड मैनेजमेंट के पास भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। सेबी ने खुद से क्लैरिफाई किया है कि भाई ऐसा नहीं है कि आपको जाके रीबैलेंसिंग करना ही है, आपके पास ऑप्शंस हैं। आप देखेंगे कि शायद जो मल्टी कैप फंड्स हैं जो चाहते हैं कि उनका जो एक्सपोजर है वो लार्ज कैप में करंट लेवल पे बना रहे, तो वो किसी लार्ज कैप फंड से उसको मर्ज कर सकते हैं, या किसी फोकस फंड में कर सकते हैं, या किसी लार्ज एंड मिड में भी कर सकते हैं। तो आई थिंक एक बार वो फाइनल होने के बाद तब देखा जाए कि मेरे पोर्टफोलियो पे कितना असर है, बट तीनों सेगमेंट का रोल आपके पोर्टफोलियो में है। सबसे अच्छी बात म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की ये है कि अगर आप अपने जब एसेट एलोकेशन करते हो, इक्विटी में कितना पैसा
और उसके अंदर आप डिसाइड करते हो कि मिड कैप, स्मॉल और लार्ज कैप में कितना पैसा है, तो म्यूचुअल फंड्स आपको बहुत सारे ऑप्शन देते हैं कि आप उस जो आपने जिस तरीके से उसको पोर्टफोलियो में एलोकेशन किया उसको आप मेंटेन कर सकें, क्योंकि आपके पास रीबैलेंसिंग की ऑप्शन है, आपके पास ऐसी ऑप्शन है कि आप प्योर मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज में जाए, लार्ज मिड में जाए, मल्टी कैप में जाए। आई थिंक एज एन इन्वेस्टर जब तक आपको क्लैरिटी है कि आपका एलोकेशन कितना होना चाहिए, फंड मैनेजमेंट कंपनी जो है वो आपको हर उस तरह की ऑप्शन देती है ताकि आप अपने जो हम बोलते हैं ना कि जो आपका रिस्क प्रोफाइल है उसके अंदर, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अंदर से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और राइट, अगला सवाल यहाँ पर जिया शर्मा का है और मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड, मेरे ख्याल से एक इनका और एक कोटक का, अधिकतर अर्णव जी निवेशकों ने इनके मल्टी कैप फंड में निवेश किया हुआ है, रिटर्न भी इनको अच्छे खासे मिले हैं। लेकिन अब मुझे ये हमें बताएं कि इन फंड्स में कंटिन्यू तो करनी चाहिए आपको एसआईपी, और जिस भी तरह का ऐलान हो एएमसी की तरफ से, हमारी रणनीति के लिए हम कैसे तैयार रहें? तो देखिए, आज की तारीख में अगले 1-2 महीने के लिए जब तक ये पूरा मैटर सॉल्व नहीं होता तब तक निवेशक को तो कुछ करना नहीं है, यानी कि बिजनेस एज यूजुअल करना है, जो आज कर रहे हैं वो चलते रहना चाहिए। फिर उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका ये जो स्पेसिफिक फंड है वो क्या एक्शन लेता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने कंटिन्यू कर दिया और फिर उसे भूल गए और अगर कुछ बदलाव आ गए तो आपको पता नहीं है। तो जो होमवर्क करना है आगे जाते वो ये करना है कि आप ये ध्यान रखिए कि इस प्रकार के आपका जो मल्टी कैप फंड है वो क्या स्पेसिफिक एक्शन ले रहा है, क्योंकि उसके मुताबिक फिर आपको पूरा एनालिसिस करना है कि इससे मेरे पोर्टफोलियो में किस प्रकार का एक्सपोजर आएगा या आगे जाते हुए क्या क्या होगा। तो उसके लिए टाइम है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। और दूसरी बात ये है कि देखिए, जो बड़े फंड्स है, फॉर एग्जांपल लेटेस्ट फिगर्स के मुताबिक जो कोटक का फंड है उसका कॉर्पस नियरली 30,000 करोड़ था। मेरे हिसाब से जो मोतीलाल ओसवाल का कॉर्पस है वो 11,000 करोड़ के आसपास है। ये जो बड़े फंड्स है, एचडीएफसी का मेरे हिसाब से 19,000 करोड़ है। ये सब बड़े फंड्स तो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे ही, क्योंकि उनके लिए ये एग्जिस्टिंग फंड में ये नॉर्म्स पूरे करने के लिए डिफिकल्टी होगी। तो ये सब बड़े फंड से उसमें एक्शन आने ही वाला है, तो आप सिर्फ ध्यान रखिए कि क्या हो रहा है। ओके, चलिए एक और सवाल यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इनके सवाल का आधा पार्ट का जवाब तो हमने दे दिया है। एचडीएफसी इक्विटी फंड पे क्या करना चाहिए हेमंत जी? महादेव पाटिल का सवाल। देखिए, अगेन एचडीएफसी इक्विटी फंड में भी लार्ज कैप का एक्सपोजर काफी ज्यादा है, और जैसा आपने पहले भी कहा, हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या फाइनली सेबी का क्या डिसीजन होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो फंड मैनेजमेंट कंपनी है वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो आई थिंक कुछ महीने की बात है, उसमें पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। अगर आप मान लीजिए किसी फंड में ऑलरेडी बने हुए हैं, आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो, काफी समय से होल्ड कर रहे हो, तो मुझे लगता है कुछ समय तो आप डेफिनेटली इंतजार कर ही सकते हो। मुझे भी नहीं लगता, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि भाई कल उठ के फंड मैनेजर सारे बेचना शुरू कर देंगे। उनके पास समय है, अपनी स्ट्रेटेजी को वर्कआउट करेंगे, वो देखेंगे किस तरह की राहत उनको सेबी से मिलती है और किस तरह का इम्पैक्ट जो है इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे पड़ेगा। एज ए फंड परफॉर्मेंस, एचडीएफसी इक्विटी फंड की अगर मैं बात करूं तो कंसिस्टेंसी थोड़ा इशू है उसके अंदर, डेफिनेटली बहुत लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है उसका। ऐसे फेजेस आते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है, फिर ऐसे फेजेस आते हैं क्योंकि आई थिंक उनका जो पोर्टफोलियो थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन रहता है बाकी मल्टी कैप फंड से, तो ऐसे फेजेस होते हैं। तो डेफिनेटली वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। बट आई थिंक अगर मैं कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप की बात करूं तो इज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मल्टी कैप फंड्स, काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, और डेफिनेटली उसमें बने रह सकते हैं। और अगेन डिपेंड करता है कि एचडीएफसी इक्विटी में आप कितने समय से हैं, कितना आपका एक्सपोजर है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। बट जैसा मैंने पहले भी कहा, हमने बात भी की इसके बारे में, सिर्फ इसलिए क्योंकि सेबी ने अनाउंसमेंट किया चेंजेस का, आप अपने पोर्टफोलियो में बदलाव मत कीजिए। बिल्कुल, तो एक आइडियल पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए मेरा करंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए? क्योंकि देखिए, कोविड की एक तो स्थिति है, यहाँ पर लोगों की जो आय है, जो कमाई है, वो ही नियमित नहीं है, और ऐसे में हम उन्हें कह रहे हैं कि आप निवेश भी करने की कोशिश कीजिए। कुछ के लिए मुमकिन होगा, लेकिन बहुतों के लिए मुमकिन नहीं है। और उसी के बीच सेबी ने मल्टी कैप पर ये सर्कुलर भी जारी कर दिया है। तमाम दिक्कतें हैं। अब ऐसे में मुझे मेरे पोर्टफोलियो में किस तरह की एसेंशियल इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखना चाहिए, बताएं। अगर आप देखें तो देखिए, पोर्टफोलियो में कई सारे इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये आपके स्पेसिफिक गोल्स के लिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने
अपने कोई इमरजेंसी फंड के लिए लिक्विड फंड या उस तरह का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड रखा हुआ है या मनी मार्केट फंड है, तो वो एक एसेंशियल है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक गोल के तहत है। दूसरी बात यह है कि आपने अगर हर एक गोल के साथ कोई ना कोई फंड को जोड़ दिया है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आपके पास अच्छे इक्विटी फंड्स होंगे, उसमें भी आपको देखना चाहिए कि आपके पास एक कोर पोर्टफोलियो है। ये कोर पोर्टफोलियो क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, सिर्फ यही कि ये होल्डिंग्स जो है उसे आप रेगुलरली मेंटेन करते हैं ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वो आपके पूरे एक्सपोजर का सेंट्रल पार्ट रहता है। तो इस प्रकार का अगर आपने एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है, तो अगर आप उसे रेगुलरली मॉनिटर करते हैं, तो मेरे हिसाब से उसमें ऐसी कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि क्या होगा अगर आप निवेश नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कैश प्रॉब्लम्स है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन तो यही है कि आप अपने पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग के मुताबिक देख लीजिए कि आप कितना निवेश कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों की सैलरी में ड्रास्टिक कट्स आए हैं, तो उनके पास वैसे पैसे ही नहीं है कि वो निवेश कर सकें। तो उस नजरिए से आप देखिए कि किस प्रकार आप कितना निवेश कर सकते हैं एक्चुअली, और फिर वही आपका सेवरल अच्छे लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स वाले फंड में आपका जाना चाहिए, ताकि आप कहीं ना कहीं गोल्स पे तो आप अपना काम अपना चालू रख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि सिर्फ कई कैटेगरीज ऑफ फंड्स आपके लिए सही है या आपके लिए एसेंशियल है। आपके लिए अलग कैटेगरी या अलग फंड एसेंशियल हो सकता है, तो आप ये तय करके देख लीजिए कि किसको आप रखेंगे और किसको आप चालू रखेंगे, क्योंकि यही आपके लिए काम आएगा। क्योंकि इस टफ टाइम्स में जितना भी इन्वेस्ट आप कर सकेंगे, उसकी वैल्यू आगे जाते हुए जब समय वापस अच्छा आएगा तब काफी हाई होगी, बढ़ जाएगी। चलिए, जितना मुमकिन हो सके आपको निवेश करने की सलाह दी जा रही है। जहां तक मल्टी कैप्स की बात है, अपने निवेश को, अपनी एसआईपी को फिलहाल तो बरकरार ही रखें। एएमसी का